हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एज वेल एज जेई। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली बच्चों फंडा है क्या, ये किसके साथ डील करता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या फिर केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, उसके साथ ये डील करता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है यहाँ पे, छोटे छोटे टॉपिक्स है यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरह के सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल्स को कहा जाता है जहाँ पे केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है रिडॉक्स रिएक्शन करवाने से, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन सपोज रिडॉक्स टाइप का हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उस रिडॉक्स रिएक्शन से जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस केमिकल एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे टाइप के सेल हमारे लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर बच्चों जो रिएक्शन होती है वो एक्चुअली में स्पॉन्टेनियस होती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। रही बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जस्ट ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे थे, जो रिडॉक्स रिएक्शन हम करवा रहे थे कंटेनर के अंदर, उस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही थी, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे कंटेनर के अंदर, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंटिन्यूसली सप्लाई करवा करवा के हम पूरा केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पूरा केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। So, electricity is continuously passed and electrical energy is used to perform non-spontaneous redox reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रहा था, उसको आप यहाँ पे फोर्सफुली करवा रहे हो आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रहा था, और उस रिएक्शन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई कर रहे थे। बट यहाँ पे रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना होता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करवा के हमें रिएक्शन करवाते हैं। तो जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, जिसको कंटिन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो रिएक्शन बेसिकली किस तरह के होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन याद कीजिए, आप लोगों ने 11th में बेसिक सा चैप्टर है जो पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली हम किसको कहते हैं, एक ऐसे रिएक्शन को जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ में रिडक्शन भी होता है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम ही रिएक्शन में हो जाए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जहाँ पे जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, दोनों सेम ही कंटेनर में मौजूद होंगे। जैसे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें बच्चों हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सलूशन लिया है और उसके अंदर हमने जिंक रॉड को डिप कर दिया है। जैसे जैसे जिंक रॉड को जैसे ही आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करेंगे, इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। किस तरह से रिएक्शन आपका स्टार्ट होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया, उस पॉइंट को पहले हम यहाँ पे समझते हैं।
यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया गया बच्चों कि जैसे ही जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जिंक रॉड का जो मास होता है वो डिक्रीज होता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ था। अब ये जो मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? किस कारण की वजह से जिंक रॉड का मास टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। जिंक रॉड के अंदर जो जिंक के एटम्स हैं, ये टाइम के साथ साथ क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 बना देगा। अब Zn+2 एक आयन है, तो आयन क्या करेगा, ये सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे जिंक एटम जो रॉड के अंदर मौजूद है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन में कन्वर्ट होता चला जाएगा, वो सारे आयन कहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, इनसाइड द सॉल्यूशन चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आयन है, इट गोज इनसाइड द सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया बच्चों? सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ देखिए, हमने जो सोल्यूशन लिया है ये ब्लू कलर का है, राइट? लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये ब्लू कलर आपका फेड होता जाएगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों। कॉपर+2 आयन की वजह से सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर है। ये जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू, वो किस आयन की वजह से होता है? कॉपर+2 की वजह से होता है। अब हुआ क्या, यहाँ देखो, जैसे ही जिंक एटम ने, सपोज इस रॉड के अंदर एक जिंक के एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 बनाया। अब वो Zn+2 तो सोल्यूशन में जा चुका है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रॉड के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये रॉड के अंदर ही स्टे कर रहा है। जैसे जैसे आगे टाइम जाएगा, वैसे वैसे और भी कुछ जिंक के एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 बनाते चले जाएंगे, और धीरे धीरे बहुत सारा Zn+2 बनता चला जाएगा। और वैसे वैसे रॉड के ऊपर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी एक्युमुलेट होते चले जाएंगे। तो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर+2 है, जिसकी वजह से ब्लू कलर हमें सोल्यूशन का मिल रहा है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, कॉपर+2 का क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद कॉपर+2 यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन के अंदर का जो कॉपर+2 है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस करता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ कॉपर+2 का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कम हो जाएगा। और सिंस ब्लू कलर वॉज बेसिकली ड्यू टू कॉपर+2 आयन, तो अगर यहाँ पे सोल्यूशन में कॉपर+2 आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या निकलेगा कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। तो ये हमारा रीज़न होता है ब्लू कलर की इंटेंसिटी का डिक्रीज होने का। तो पहला हमने क्या पढ़ा बच्चों, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जैसे ही जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं, जिंक क्या करता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू करता है और Zn+2 बनाना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे Zn+2 बनता जाएगा, उस सोल्यूशन के अंदर एंटर करता जाएगा, और इस वजह से धीरे धीरे इस रॉड का मास भी क्या होगा बच्चों, कम होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये ऑब्जर्व किया गया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि रेडिश ब्राउन कलर PPT अपीयर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। आप एक चीज़ नोटिस बच्चों कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रॉड है, ये जो हमने यहाँ पे रॉड लिया था, इस रॉड को गौर से देखिए। इस रॉड के अंदर क्या है, आप देख सकते हैं कि इसके साइड में
एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर आ चुका है। अब ये लेयर किसकी वजह से आया होगा? तो ये जो लेयर है ये कॉपर सॉलिड के डिपोजिशन की वजह से आया है। आप सब ने कॉपर का कलर देखा होगा, राइट? तो कॉपर प्लस 2 का जो कलर था वो ब्लू कलर था, लेकिन जैसे जैसे कॉपर प्लस 2 आपका रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बनाता जा रहा है, धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर क्या होगा बच्चों? कॉपर प्लस 2 तो कम होगा, लेकिन धीरे धीरे कॉपर सॉलिड आपका बनता चला जाएगा, और उसी कॉपर सॉलिड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी जैसा लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। So this reddish brown color PPT appear at the bottom of container, that is because of the formation of copper solid. Now fourth point, temperature of the reaction is slightly increased due to heat produced during the redox reaction taking place in the container. एक्चुअली में मैंने क्या कहा बच्चों यहाँ पे कि जैसे ही जिंक रॉड को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा? जिंक एटम आपका क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 बना रहा है, राइट? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपका कैप्चर कौन कर रहा है? कॉपर प्लस 2, जो कि ओरिजिनली इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद था। और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में। तो अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट रिएक्शन हमारा होगा जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव Zn+2 प्लस कॉपर। मतलब आप देख सकते हैं जिंक आपका 0 से +2 में गया, मतलब जिंक का हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज का मतलब क्या है? कि कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो ये किस तरह का रिडक्शन, किस तरह का रिएक्शन है? एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ में रिडक्शन भी होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जिंक रॉड के डालते ही कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में इन दोनों के बीच में एक रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, और इस रिएक्शन की वजह से ना कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। और उस हीट के प्रोड्यूस को हम कैसे पता लगाएं? एक्चुअली में यहाँ पे क्या किया गया, जिस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इस सोल्यूशन में थर्मोमीटर को रख दिया गया था। यहाँ पे एक थर्मोमीटर को रखा जाता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है ना, ये थर्मोमीटर का जो लेवल होता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ दिखा। उसी की वजह से ये कंफर्म किया गया कि इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन की टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन की वजह से क्या होता है? कुछ हीट का प्रोडक्शन होता है। बट इस हीट को बच्चों हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह पे थ्रू एक्सटर्नल वायर, और यहाँ पे हमने कोई वायर तो कनेक्ट किया नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये एक डीमेरिट होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का। सेकेंड हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, दैट इज इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को गौर से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 कंटेनर लिया है। पहले कंटेनर के अंदर हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है ZnSO4, जिसको हमने आयन के अंदर स्प्लिट किया है, क्योंकि हमने ZnSO4 को पानी में डाला है। हमने पानी में डाल के उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया है। और सिंस जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर सॉल्ट एंड सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो बेसिकली पानी में जाते ही ये आयन के अंदर ही डिसोशिएट कर जाएगा। अब पहले वाले कंटेनर के अंदर बच्चों हमने जिंक का रॉड डिप किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है? कॉपर का रॉड रखा है। और दोनों रॉड को हमने एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और बीच में एमीटर लगा दिया है, जो करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में आपको आइडिया देगा। उसके बाद इंटरनली हमने क्या किया है? दोनों इस बीकर के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज को रख दिया है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे बच्चों, ये जो एनोड है ये नेगेटिवली टर्मिनल है और यहाँ पे कैथोड जो है ये पॉजिटिवली टर्मिनल है। क्यों नेगेटिव टर्मिनल एनोड आया और क्यों पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड आया, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट वाला जो बीकर है उसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है बच्चों, एंड राइट वाले बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, इस रिएक्शन के स्टार्टिंग टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट वाला बीकर है बच्चों, उसमें जितना Zn+2 का कंसंट्रेशन है उतना ही सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है। मतलब अगर इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमने 1 मोलार ZnSO4 का सलूशन रखा है और यहाँ पे हमने 1 मोलार कॉपर सल्फेट का सलूशन रखा है, तो ओरिजिनली हम क्या कहेंगे, जितना Zn+2 है सोल्यूशन में उतना ही सल्फेट आयन है, क्योंकि इनिशियली आपका सोल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसी तरह से राइट हैंड साइड वाला सोल्यूशन भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब देखिए क्या होता है, सिंस जिंक एंड कॉपर के बीच में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जिंक आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए अब मेटल, ये दोनों मेटल है और मेटल की खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन सिंस जिंक और कॉपर के बीच में जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए जिंक एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए लेफ्ट वाले बीकर में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। और क्या होगा देखिए, जैसे इमेजिन कीजिए ओरिजिनली हमारा जो जिंक रॉड है ये इस शेप का है, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक रॉड के अंदर जिंक के एटम है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, जिंक का एटम ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब अगर जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज किया बच्चों, तो लूज करने के बाद ये आयन बनाएगा, और आयन आपका कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। तो जितने एटम आपके जिंक के इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन बनाएंगे, उतने आयन आपके सॉल्यूशन में चले जाएंगे। अब गौर से यहाँ पे समझिए एक बात कि ओरिजिनली जो आपने सॉल्यूशन लिया था, मतलब जिस टाइम पे आपने जस्ट इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे आपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे लेफ्ट वाले बीकर में जितना Zn+2 था उतना ही सल्फेट आयन था। लेकिन जैसे जैसे जिंक का रॉड रिएक्शन में पार्ट लेता चला जाएगा, वैसे वैसे जिंक के एटम क्या करेंगे, Zn+2 में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, और Zn+2 में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ पे एंटर करेंगे, सॉल्यूशन में। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ओरिजिनली ये दोनों बराबर था, सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन Zn+2 जब अंदर जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर एंटर कर रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, Zn+2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। मतलब सोल्यूशन के अंदर क्या होगा बच्चों, एज टाइम प्रोसीड, धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर किस तरह का चार्ज अपीयर करेगा, Zn+2, और Zn+2 सिंस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस तरह से इस लेफ्ट वाले बीकर में सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर करता है। अब आप ये देखो कि जिंक एटम अगर Zn+2 बना रहा है तो साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में तो जा नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, उस रॉड के अंदर ही रहेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन सिंस आपका रॉड के अंदर रिसाइड कर रहा है, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस रॉड के अंदर अब धीरे धीरे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यही नेगेटिव चार्ज की वजह से एनोड की पोलैरिटी हम कितना देते हैं बच्चों, नेगेटिव देते हैं। तो बेसिकली एनोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसका पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल होता है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैथोड वाले रीजन की। तो देखो, जैसे ही यहाँ पे रॉड पे आपके इलेक्ट्रॉन जमा होने शुरू हो गए,
धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सटर्नल वायर से फ्लो होंगे। आप देख सकते हैं एरो का डायरेक्शन, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही आपका जिंक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इस रॉड में है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करेगा, और फ्लो करके बच्चों पहुँचेगा कहाँ पे, इस रॉड के पास। और इस रॉड पे जब पहुँचेगा ना, तो सिंस यहाँ पे इसको गौर से देखिए, ओरिजिनली जो यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया है, ओरिजिनल सोल्यूशन जो लिया है हमने, उसका मोलारिटी है कितना, 1 मोलार। मतलब ओरिजिनली जब रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जितना कॉपर +2 का कंसंट्रेशन है, उतना ही किसका कंसंट्रेशन है, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है। तो जितना कॉपर +2 का उतना सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन अगर होगा, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच के इस रॉड में एंटर करेगा, कॉपर +2 क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। और कॉपर +2 बच्चों जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, तो ये अपने आप को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, कॉपर के अंदर। मतलब टाइम के साथ साथ कॉपर +2 सोल्यूशन के अंदर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, बल्कि इसके कंसंट्रेशन में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन एज इट इज़ है, यहाँ पे भी लेफ्ट बीकर में भी एज वेल एज राइट बीकर में भी। लेफ्ट बीकर में सल्फेट कंसंट्रेशन क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन Zn+2 बढ़ता गया, इसलिए धीरे धीरे सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे क्या है, सल्फेट कंसंट्रेशन बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन कॉपर +2 आपका कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड से इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करके इस रॉड पे इकट्ठा होगा, उस इलेक्ट्रॉन को कौन कैरी कर लेगा, कॉपर +2। और कॉपर +2 इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो टाइम के साथ साथ कॉपर +2 का कंसंट्रेशन बच्चों क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब कॉपर +2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो इस सोल्यूशन में अब कौन सा आयन डोमिनेट करेगा, सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन के ऊपर किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो सोल्यूशन है बच्चों, उस सोल्यूशन के अंदर क्या आ जाता है, टाइम के साथ साथ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो सोल्यूशन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। और सिंस आप यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे फ्लो कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ पे फ्लो करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा, तो ये फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसलिए हम कैथोड को किस तरह का पोलैरिटी देंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे। तो एनोड उस रीजन को कहा जाता है, उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जहाँ पे रिडक्शन होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बच्चों, जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो का होता है, उसका जस्ट यहाँ पे करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ पे होता है, तो हम कहेंगे एनोड से कैथोड। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ पे होता है, तो हम कहेंगे कि करंट आपका कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है। और करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है, उसको हम किससे डिटेक्ट कर पाएंगे, एमीटर से डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा रिएक्शन ओवरऑल होता है। जो हमारा लेफ्ट वाला बीकर है, उसको हम एनोड हाफ सेल कहेंगे, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हाफ सेल एक्चुअली में किसको कहा जाता है। तो लेफ्ट वाला जो बीकर है हमारा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और राइट वाले बीकर में हमारा क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का एक्चुअली में एप्लीकेशन है क्या। तो सॉल्ट ब्रिज बच्चों सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और तीसरी बात हम ये समझेंगे कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को चूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्ट ब्रिज है कौन सा, दिस इज सॉल्ट ब्रिज।
दिस इज आवर सॉल्ट ब्रिज, जो कि आप देख सकते हैं ये यू शेप में है और इसको इन्वर्टेड फॉर्म में डाला गया है। तो सॉल्ट ब्रिज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सॉल्ट ब्रिज इज एक्चुअली एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। आप इसका शेप देख सकते हैं बच्चों, ये यू शेप का है, राइट, और इन्वर्टेड फॉर्म में रखा गया है दोनों बीकर के बीच में। सो इट इज़ अ यू शेप्ड ट्यूब विच इज़ फिल्ड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये जो हमारा इन्वर्टेड ट्यूब है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड होता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों? इनर्ट होना चाहिए। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, ऐसे सॉल्ट होने चाहिए जो न इस बीकर के आयन के साथ या इस बीकर के रॉड के साथ कोई रिएक्शन कर सके, और ना इसके आयन इस बीकर के अंदर जो आयन है या फिर इसका जो रॉड है उसके साथ रिएक्शन कर सके। मतलब हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को चूज़ करना होता है जो किसी भी बीकर के साथ, मतलब किसी भी बीकर के अंदर रखे हुए आयन एज वेल एज जो रॉड रखा है मेटल का, उसके साथ उसका कोई भी रिएक्शन ना हो सके। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से यूजुअली होते हैं? पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, एक्सेट्रा। नाउ ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनको एक्चुअली में हम अगर सोल्यूशन में मिक्स करके इसको सेमी लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। मतलब एक्चुअली में ये जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, उसको यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चों, या तो जेलाटिन में डाल के उसका एक सेमी लिक्विड पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं इस ट्यूब के अंदर, या फिर हम इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर सोल्यूशन के अंदर डाल के उसका एक थिक पेस्ट बनाते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में, और उसको इस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज एक तरह का इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होता है बच्चों, जिसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा होता है, और उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को एक्चुअली में सेमी लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, और उसको बनाने के लिए हम उस इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ पे मिक्स करते हैं? अगर सोल्यूशन या फिर जेलाटिन सोल्यूशन में। अब एक्चुअली में सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है क्या? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे नहीं रखा है, जस्ट इमेजिन दैट कि ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे नहीं रखा है, तो क्या होगा बच्चों? जब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 बनाएगा। Zn+2 आपका बनता चला जाएगा, Zn+2 बनेगा तो सोल्यूशन में चला जाएगा, और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा जिंक के एटम इस रॉड के अंदर से Zn+2 में चले जाएंगे तो बहुत सारा Zn+2 सोल्यूशन में चला जाएगा, और उस Zn+2 के हाई कंसंट्रेशन की वजह से सोल्यूशन के अंदर किस तरह का चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता चला गया, यहाँ पे इस रॉड पे तो नेगेटिव चार्ज भी तो डेवलप होता जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो रॉड के ऊपर मेंटेन्ड है, ये धीरे धीरे एक्सटर्नल वायर के थ्रू जब फ्लो करके यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे Copper+2 उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके खुद को रिड्यूस करता जाएगा, और उसकी वजह से राइट वाले बीकर में किस तरह का चार्ज अपीयर हो रहा है? एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। और लेफ्ट वाले बीकर में किस तरह का चार्ज अपीयर हो रहा है? एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इमेजिन करते हैं बच्चों कि यहाँ पे लेफ्ट वाले बीकर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इस सोल्यूशन में आ चुका है, और इसी तरह से राइट वाले बीकर के अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ चुका है सोल्यूशन में। अब उसके बाद भी अगर इमेजिन करो कि एक और जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 बनाना चाहेगा,
तो जैसे वो Zn+2 में कन्वर्ट होके उसको सोल्यूशन में भेजने की कोशिश करेगा, उस Zn+2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और सोल्यूशन के अंदर तो काफ़ी सारा एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे एक और Zn+2 इस सोल्यूशन में जाने की कोशिश करेगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो सोल्यूशन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज उस +2 आयन को क्या करेंगे, रिपल्शन ऑफर देंगे। और उस रिपल्शन को मिलने की वजह से अब फर्दर आपका जिंक रॉड के एटम बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, मतलब एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है। ठीक है, मतलब एक बार जब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाता है सोल्यूशन में, तो फर्दर एटम जिंक का ऑक्सीडाइज करके Zn+2 नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर बनाना चाहेगा भी तो Zn+2 कहाँ जाना चाहेगा, सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, उस Zn+2 को काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन ऑफर करेंगे। तो उस रिपल्शन के मिलने की वजह से ये Zn+2 अंदर जाना नहीं चाहेगा। अगर इमेजिन कीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कि अगर Zn+2 बन भी गया और वो चला भी गया यहाँ पे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी तो है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भी तो जनरेट हुआ है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेटर से इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू जाके इस कैथोड पे अगर पहुंच भी जाता है, तो आप यहाँ देखिए कि राइट वाले बीकर के अंदर क्या है बच्चों, सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया है टाइम के साथ साथ। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन देंगे। तो इस रिपल्शन के मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी इजीली यहाँ पे नहीं आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि जब दोनों बीकर में एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है बच्चों, तो फर्दर न जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होके Zn+2 बन पाता है, क्योंकि Zn+2 अगर बनने की कोशिश करेगा तो लेफ्ट वाले बीकर में पॉजिटिव चार्ज वाले आयन जो है ऑलरेडी सोल्यूशन में, उसको काफ़ी रिपल्शन देंगे। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन सपोज राइट वाले बीकर में पहुंचना चाहता भी है, तो सोल्यूशन में जो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, उस सारे नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन देंगे। तो उस रिपल्शन के मिलने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड पे पहुंच पाएगा और ना Zn+2 उस एनोड के सोल्यूशन में जा पाएगा। मतलब कुछ टाइम के बाद जैसे ही एक्सेस ऑफ पॉजिटिव एंड एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका बिल्ड हो जाएगा लेफ्ट एज वेल एज राइट बीकर के अंदर, वैसे ही आपका रिएक्शन क्या होगा बच्चों, स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगी, उसके बाद आपका रिएक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की। अगर हमें ये सिचुएशन नहीं अराइज करवाना है इस सेल के अंदर, तो हमें रिएक्शन को कंटिन्यू करवाना पड़ेगा किसके साथ, सॉल्ट ब्रिज के साथ। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन किस तरह से होता है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला फंक्शन, मेन फंक्शन यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या है। मेन फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। सपोज बच्चों मैंने इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, लेटेस्ट से मैंने KCl लिया। अब KCl के अंदर क्या है, 2 तरह के आयन है, K+ एंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हुआ और जैसे ये एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बिल्ड हुआ, इनके बिल्ड होने की वजह से रिएक्शन तो रुक चुका है। तो अगर मुझे रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते रहना है, हमें इसको रोकना नहीं है, तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जैसे ये हटेगा फिर से जिंक रॉड अपना एटम लूज कर करके क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट करेगा और धीरे धीरे Zn+2 को सोल्यूशन में भेजता चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटा दें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी आसान हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली आ पाएगा इस रॉड के पास, क्योंकि अगर नहीं हटाओगे इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा वो बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारे नेगेटिव चार्जेस को काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों कि अगर हमें इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखना है
तो हमें यहाँ से एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज को और यहाँ से एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा। और इसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज किस तरह से काम में आता है, देखिए जैसे हमने क्या माना कि सपोज यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमारा KCl है। अब K+ जो है बेटा, जो पोटाशियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, पोटाशियम आयन को भेज देगा राइट वाले बीकर में। जैसे जैसे पोटाशियम आयन इस राइट बीकर में एंटर करेगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज की मदद से धीरे धीरे सोल्यूशन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। उसी तरह से Cl नेगेटिव जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वाले बीकर में। अब Cl के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही वो लेफ्ट वाले बीकर में पहुंचेगा, वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या करेगा, Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अपने आयन को भेज के दोनों सोल्यूशन के अंदर जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव एंड एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बिल्ड हुआ था, उसको क्या करेगा बच्चों, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा तो आप लॉजिक लगाइए, अगर ये सारे चार्ज हट जाएंगे दोनों ही जगह से, अब ये सारे चार्ज हट चुके हैं, तो इसका मतलब जिंक आसानी से आ सकता है अंदर और यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुँच सकता है। मतलब रिएक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो यही हमारा पहला पॉइंट है कि मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। मतलब ये दोनों सोल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रल रखता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बिल्ड नहीं होने देता है। जैसे ही बिल्ड होगा वो अपना आयन भेजेगा और भेजने के बाद दोनों सोल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इट कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल वायर। अब देखिए बच्चों, अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सर्किट को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक्सटर्नली क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नली ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ये दोनों रॉड जो है हमारे एक्सटर्नली ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है, और इंटरनली ये एक दूसरे के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट ऑल्सो कंप्लीट द सर्किट एज वेल एज मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल वायर। क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज हमें एक तो हमारा सर्किट भी कंप्लीट कर दिया, ऊपर से दोनों सोल्यूशन को ओवरऑल न्यूट्रल भी बना दिया, तो जैसे ही सोल्यूशन आपका दोनों न्यूट्रल बन जाएगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका फ्लो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम चूज़ करेंगे सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या कहा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किस नेचर का होना चाहिए, इनर्ट नेचर का। अब इस इनर्ट का मतलब क्या है उसको समझेंगे। हमने क्या कहा बच्चों, जैसे मान के चलो हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे K+ और Cl- मतलब KCl लिया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा Cl नेगेटिव है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वाले बीकर में, और K+ कहाँ जा रहा है, राइट वाले बीकर में। हमें ऐसे आयन को चूज़ करना है सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को चूज़ करना है इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए, जिसके आयन अगर यहाँ पे और यहाँ पे पहुँचेंगे तो इन कंपार्टमेंट के अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है, चाहे आयन रखा है या मेटल का रॉड रखा है, उनके साथ इस आयन का कोई भी रिएक्शन ना हो। मतलब Cl नेगेटिव ना इस सोल्यूशन के अंदर रखे हुए आयन के साथ कोई रिएक्शन करे और ना इस रॉड के साथ रिएक्शन करे। उसी तरह से पोटाशियम आयन ना इस सोल्यूशन के अंदर रखे हुए आयन के साथ कोई रिएक्शन करे और ना ही इस रॉड के साथ रिएक्शन करे। ये सबसे पहला कंडीशन होता है जो ध्यान रखेंगे सब लोग, कि the ion of salt bridge should not combine with rod as well as the electrolyte, or I can say salt present in the beaker. Point number 2, very very important. In any chemical reaction, this is if any chemical reaction occur also, there should not be any kind of precipitate formation. अब इसका क्या मतलब है बच्चों,
तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, एनोड बनाने के लिए लेटेस से हमने सिल्वर का रॉड लिया, ठीक है, और सिल्वर के रॉड को हमने उसी मेटल के सॉल्ट जो पानी में सॉल्युबल होता है, सिल्वर नाइट्रेट, उसके अंदर उसको डाल दिया, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे एक और कोई कैथोड है, कोई मेटल है और उसी मेटल का कोई सॉल्ट यहाँ पे रखा हुआ है, बट इसकी बात हम नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं पहले। इन दोनों के बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज को रखा है। इमेजिन करो बच्चों कि यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl को रखा है। अब जैसा कि हमने क्या कहा कि लेफ्ट वाले बीकर में क्या होता है, टाइम के साथ साथ सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपना कौन सा आयन भेजेगा, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे जैसे ही Cl नेगेटिव जाएगा बच्चों, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, Ag+ जो रखा हुआ है इस सोल्यूशन में उसके साथ वो रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके वो क्या बना देगा, AgCl। और AgCl हमारा क्या है बच्चों, वाइट कलर का PPT है, राइट। मतलब जैसे ही हम सिल्वर वाले केस में, मतलब अगर आपका कोई मेटल रॉड सिल्वर का है, उसके केस में अगर आप सॉल्ट ब्रिज में KCl को चूज करते हो, तो KCl के अंदर का Cl नेगेटिव आयन क्या करता है, धीरे धीरे Ag+ आयन को सोल्यूशन के अंदर से प्रेसिपिटेट करता चला जाता है, और सारा AgCl यहाँ नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हमें ऐसा सिचुएशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। हमें ऐसे आयन को चूज करने हैं जो कि इनके आयन के साथ या फिर इस रॉड के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना कर सके। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आया होगा कि यहाँ पे तो हमने जिंक लिया है, लेफ्ट वाले बीकर की ही बात करते हैं, यहाँ पे हमने जिंक रॉड लिया है, ठीक है, और इसको हमने डिप किया है किसके अंदर बेटा, ZnSO4 सोल्यूशन के अंदर, जिसमें Zn क्या है, +2 के फॉर्म में है। अब यहाँ पे सपोज मैंने KCl को चूज किया बेटा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने KCl को रखा, तो फिर से देखिए यहाँ पे अभी क्या कहा था हमने, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बिल्ड हुआ था लेफ्ट वाले बीकर में, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज अपना कौन सा आयन भेजेगा, Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव जो है ये Zn+2 के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है। Zn+2 2Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बना देता है, बट ये ZnCl2 जो बनता है बच्चों, ये वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब अगर हम Cl नेगेटिव को भेजेंगे यहाँ पे, तो ये Zn+2 के साथ अगर रिएक्शन करके ZnCl2 बना भी देगा, तो सिंस यहाँ पे हमने सोल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर, तो जैसे ही ZnCl2 बनेगा, वो मीडियम अगर वाटर है तो उस वाटर के अंदर ZnCl2 फिर से क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो डिज़ोल्व होने की वजह से Zn+2 का जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन में एज इट इज़ मेंटेन्ड होगा, उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए कि हमारा यहाँ पे सिल्वर रॉड के केस में जब आप Cl नेगेटिव को अंदर से भेजोगे, तो ये धीरे धीरे Ag+ का कंसंट्रेशन सोल्यूशन से क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब सोल्यूशन के कॉम्पोजिशन को अफेक्ट कर रहा है ये Cl नेगेटिव आयन, जो कि हमें नहीं करवाना है। तो यही पॉइंट लिखा है बच्चों पॉइंट नंबर 2 में कि इफ़ देयर इज़ एनी केमिकल रिएक्शन अकर ऑल्सो, देन देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए जिंक रिएक्शन कर रहा है लेकिन कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है, ये एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है जो दोबारा से क्या होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और फिर से जितना कंसंट्रेशन Zn+2 का था पहले उतना ही वो मेंटेन कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने चूज किया है सॉल्ट ब्रिज में, वो यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे तो Cl नेगेटिव आपका क्या होगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे Ag+ का कंसंट्रेशन कम करता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सिल्वर वाले केस में बच्चों कभी भी सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl का यूज़ नहीं किया जाता है, इसको हमेशा रिमूव करेंगे, इसको कभी भी हम सिल्वर वाले केस में यूज़ नहीं करेंगे।
ना पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये है बेटा कि जो कैटायन है और जो एनायन है उसकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों सेम ही टाइम पे दोनों अलग अलग बीकर में पहुंचने चाहिए। मतलब कहने का ये है, जैसे मैंने KCl यहाँ पे चूज़ किया था, Cl नेगेटिव को हमने कहाँ भेजा था? लेफ्ट वाले बीकर में, क्योंकि उसको एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हटाना था। और K प्लस को हमने कहाँ भेजा था बच्चों? यहाँ पे राइट वाले बीकर में, क्योंकि उसको एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को हटाना था। तो जिस टाइम पे Cl नेगेटिव आपका लेफ्ट बीकर में पहुँचेगा उसी टाइम पे K प्लस आपका राइट बीकर में भी पहुँचना चाहिए। मतलब दोनों ऐसे आयन चूज करने हैं हमें जिनका स्पीड क्या हो, जिनका मोबिलिटी क्या हो, सेम हो। मतलब दोनों सेम टाइम पे दोनों सोल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सके। ऐसा क्यों कंडीशन लिया गया है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिए। सपोज अगर हम मान लेते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए कि K प्लस यहाँ पे जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे K प्लस जा चुका है, लेकिन अभी तक आपका Cl नेगेटिव यहाँ पे नहीं पहुँचा है। या फिर एक अपोजिट केस ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए Cl नेगेटिव यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, बट उस टाइम तक K प्लस यहाँ पे राइट वाले बीकर में नहीं पहुँचा है। तो आप मुझे बताओ कि जब आप Cl नेगेटिव को लेफ्ट वाले बीकर में पहुंचा दोगे तो Cl नेगेटिव क्या करेगा? धीरे धीरे सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके उसको हटा देगा। और जैसे ये सारा पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा उस टाइम तक अभी तक तो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी नहीं हटा है। क्यों? क्योंकि हमने केस क्या लिया है, हमने अजम्पशन क्या माना है कि जिस टाइम पे Cl नेगेटिव जा चुका है उस टाइम तक अभी तक K प्लस यहाँ पे राइट वाले बीकर में नहीं पहुँचा है, राइट। तो जैसे ही Cl नेगेटिव पहले जाके इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा तो इस जिंक रॉड के पास रास्ता खाली हो जाएगा और ये धीरे धीरे अपने और भी एटम को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके Zn+2 में कन्वर्ट करेगा और +2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब जैसे हमने सारा चार्ज को हटा दिया, जिंक एटम दोबारा से ऑक्सीडाइज होना शुरू कर गया और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करने की कोशिश करेगा। लेकिन उस टाइम तक अभी तक तो नेगेटिव चार्ज आपका बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक K प्लस यहाँ नहीं पहुँच पाया है। तो जब तक K प्लस बच्चों यहाँ पहुँचेगा ही नहीं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बताइए यहाँ पे एंटर कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज जो आपका सोल्यूशन में मेंटेन्ड है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्शन देगा। मतलब कि अगर हम एक टाइम पे एक सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उस टाइम पे दूसरा सोल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं होता है तो भी आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम न्यूट्रलाइज कर चुके हैं पहले सोल्यूशन को और Zn+2 आयन जाना स्टार्ट कर चुका है सोल्यूशन में दोबारा से और इलेक्ट्रॉन फिर से जब फ्लो करना स्टार्ट कर चुका है वायर के थ्रू, तो यहाँ पे जब तक आपका सोल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं आ पाएगा यहाँ पे। मतलब उस केस में भी आपका रिएक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यही रीज़न है कि हम क्या कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसे चूज़ करने हैं जिसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों की मोबिलिटी क्या हो बच्चों? सेम हो। सो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज ये जो हमने सेल के बारे में पढ़ा, दिस सेल इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह के सेल को कहते हैं? एक ऐसे सेल को कहते हैं जिस सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी आपका रेडॉक्स रिएक्शन के होने की वजह से जो प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप इसमें भी गौर से देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों। इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है राइट वाले बीकर में। तो ओवरऑल यहाँ पे पूरे सेल की अगर हम बात करें तो पूरे सेल के अंदर कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन, राइट वाले में रिडक्शन। तो इस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से
कुछ क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसी एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहा है लेफ्ट बीकर से राइट बीकर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन इन दोनों सेल के अंदर हो रहा है, उस सेल से जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई है, उस एनर्जी को ये सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और ये रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब जो भी रिएक्शन यहाँ पे लेफ्ट वाले बीकर में हो रहा है एज वेल एज राइट वाले बीकर में हो रहा है, ये एक्चुअली में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किस तरह का रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। सो आई होप बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एज वेल एज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।